हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में यूनिट 1 आपका बुक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, जिसमें हम यूनिट 1 देखेंगे। यूनिट 1 से आपका आई थिंक टोटल हमने 51 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से गो थ्रू करिएगा। एक बार आप पढ़िएगा, उसके बाद खुद से आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका सारे सब्जेक्ट का एक एक यूनिट का वीडियोज अपलोड होता रहेगा। जैसे आज इसका एक यूनिट जाएगा, फिर कैरिकुलम का एक यूनिट चला जाएगा, ठीक है। तो हर एक यूनिट से रिलेटेड आपके 50 to 60 क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इनको अटेंड कर लेते हैं तो अभी तक जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के, अगर आप उनको देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज देन द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेज, दिस कोरिलेशन इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई एक वेरिएबल्स है, मान लिया हमने एक वेरिएबल x लिया, दूसरा वेरिएबल है y, अगर हम x को इंक्रीज करते हैं तो y भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कैसा इनके बीच में रिलेशन हो रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशंस का। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। बट निगेटिव में कोरिलेशन में क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट को इंक्रीज किया है तो सेकंड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो जाता है वहाँ पर, तो वह निगेटिव कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन 2 है आपका, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को आप कैसे समझ पाते हैं, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं या एसेस करते हैं, मेजर करते हैं, कैसे आपको पता चलता है उनके बिहेवियर्स के चेंज के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका असेसमेंट, सेकेंड है इवैल्यूएशन, थर्ड है मेजरमेंट, थर्ड है फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। जब भी बिहेवियर की बात होती है स्टूडेंट्स के, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म होता है। जब भी मेजरमेंट ऑप्शन आपका होगा और कोई क्वेश्चंस पूछा गया होगा जिसमें क्वांटिटी के टर्म में आंसर या क्वेश्चंस गिवन होगा, तो वहाँ पर आप मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन एक ब्रॉड टर्म होता है। असेसमेंट आपका लिया जाता है बिहेवियर के केस में कि स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उन्होंने क्या लर्न किया है, ठीक है, कैसे लर्न किया, कितना इन्हेंस किया है। तो ये सब चीज़ें किस में सीखी जाती हैं, असेसमेंट में सीखी जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ और द पर्पज ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का पर्पज क्या होता है, प्रोवाइड गाइडेंस, प्रोवाइड रेमेडियल वर्क, डायग्नोज द प्रॉब्लम, एसेस टीचिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि असेसमेंट का मतलब हो गया कि हाँ, गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, रेमेडियल वर्क, उनको डायग्नोज किया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ पर उनको लर्निंग डिफिशियंसीज हो रही हैं, कहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको लर्न करने में, उसे डायग्नोज किया जाता है, फिर उस पर उनको रेमेडियल वर्क कराया जाता है, ठीक है। टीचिंग एसेसिस भी होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मीन्स टू वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, डैश मीन्स टू वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, ठीक है। वे ऑफ अचीवमेंट, जो शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर्स हैं, ठीक है, उनके जो अचीवमेंट्स हो रहे हैं उनका वे कैसे किया जाता है, टेस्ट से, डायग्नोसिस से, एग्जामिनेशन से या असेसमेंट से, ठीक है। तो जब भी अचीवमेंट की बात होती है तो वो किससे किया जाता है, एग्जामिनेशन से। एग्जामिनेशन किया जाता है, परीक्षा ली जाती है, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि लर्नर जो है उसने क्या सीखा, कितना अचीव किया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, एग्जामिनेशन। डैश डज नॉट कंज्यूम मच टाइम। तो यहाँ पर आपको जब भी पढ़ना होगा तो आप थोड़ा गो थ्रू करिएगा, टेस्ट और एग्जामिनेशन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। टेस्ट एंड एग्जामिनेशन का डिफरेंस दिया हुआ है बुक में, आप लक्ष्मी पब्लिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो भी ये थोड़ा सा डिफरेंसेस दिए होते हैं, कंपैरिजन दिया होता है दो टर्म के बीच में, तो आप उसे ज़रूर एक बार एग्जाम देने से पहले गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है टेस्ट, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द एबव।
कौन सा ऐसा है इनमें से जो बहुत ही लेस टाइम कंज्यूम करता है, या आप कहेंगे कि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो अगर हम टेस्ट की बात करते हो तो टेस्ट 10 मिनट का भी होता है, 5 मिनट का भी होता है, तो ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। बट अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, टेस्ट डज नॉट कंज्यूम मच टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डैश कंसीडर ओनली वन एस्पेक्ट एट अ टाइम। एक समय पर, एट अ टाइम, केवल एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हो, तो वो मेजरमेंट होता है, असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो यहाँ पर भी आप मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो जब भी आप मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेजरमेंट जो होता है वो ओनली वन एस्पेक्ट को कंसीडर करता है एट अ टाइम, जबकि जो इवैल्यूएशन होता है वो मेनी एस्पेक्ट को कंसीडर करता है एट अ टाइम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मेजरमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ असेसमेंट। इसमें से असेसमेंट के टाइप्स क्या हैं? तो असेसमेंट के तो बहुत सारे टाइप हैं जो आपको पता होंगे, रिमेडियल, डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, तो वो सब तो सब लोग जानते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस हैं जो आपको याद रखना है। साइनोप्टिक असेसमेंट, क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट, इप्सेटिव असेसमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही टाइप्स हैं असेसमेंट के, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ द अबव पर, साइनोप्टिक असेसमेंट, क्राइटेरियन डिफरेंस और इप्सेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये तीनों भी असेसमेंट के टाइप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश असेसमेंट इज अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ओन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट इज दियर बेस्ट वर्क। ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो कि स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस रिकॉर्ड हैं उसके अगेंस्ट है, जो उनके प्रीवियस रिजल्ट होते हैं, बेस्ट वर्क होता है, उससे कंपैरिजन किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट्स ने 45 मार्क्स 50 में से स्कोर किया है, नेक्स्ट उसने टेस्ट दिया तो उसमें उसके 40 आउट ऑफ 50 मार्क्स में से हुए हैं। ठीक है, तो जब कंपैरिजन हो, ये इसके अगेंस्ट है कि उसका जो बेस्ट वर्क रहा है उसके अगेंस्ट में कौन सा असेसमेंट है, इप्सेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिक, या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? इप्सेटिव। इप्सेटिव असेसमेंट इज अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ओन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डैश असेसमेंट इनकरेज स्टूडेंट्स टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ देयर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। मीन्स कोई एक प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनको वो कंबाइन करके स्टडी करे, लर्न करे उनके बारे में। ठीक है, जैसे बहुत सारे एक एपिसोड होते हैं, तो उन एपिसोड को क्या करना है, सारे एपिसोड को गो थ्रू करना है, देखना है, उसके बाद कंबाइनिंग उसका रिजल्ट कंक्लूजन निकालना है। तो ऐसा कौन सा असेसमेंट होता है जो स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है? ठीक है, तो सिनाप्टिक है, डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है, या इप्सेटिव है। तो कौन सा आंसर होगा? साइनोप्टिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। Now question number 10, exam are designed to test not just how well you understand the subject but also what you achieved। तो ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, ये केवल समझने के लिए नहीं कि आप में कितनी समझ आई हो उस सब्जेक्ट को लेकर, बल्कि आपने क्या अचीव किया है, ये चीज़ें भी वो पता करता है। कौन सा एग्ज़ाम है? इससे टाइप, रीडिंग टाइप, ओरल टाइप, ओपन बुक टेस्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपका, तो कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा? इससे टाइप। इससे टाइप ब्रॉडर टर्म हो जाता है, जिसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, Which abilities of students are checked in the oral test। ओरल टेस्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली आप एक दूसरे के आमने सामने या फोनिक डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, ओरली डिस्कशन कर रहे हो, ओरल टेस्ट हो रहा है आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पेन पेपर का यूज नहीं करना है, आप डायरेक्टली रिप्लाई कर पा रहे हो। तो इसमें किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट होता है या स्टूडेंट्स की कौन सी एबिलिटी चेक की जाती है? तो जब एबिलिटी की बात आएगी कि कौन सी एबिलिटी चेक हो रही है, कंटेंट कॉम्प्रीहेंशंस, रीडिंग, स्पीकिंग एबिलिटी, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो आप अगर देखोगे तो कंटेंट कॉम्प्रीहेंशंस तो हो ही रहा है, ये तो चेक ही हो रहा है। रीडिंग, ठीक है, कि वो कैसे रीडिंग कर पा रहा है सही से या नहीं कर पा रहा है, प्रोनाउंसिएशन रीडिंग में सही हो पा रही है या नहीं। स्पीकिंग एबिलिटी,
जो वो बोल रहा है वो सही है या नहीं है, लिसनिंग कम्प्रीहेंशंस उसका करेक्ट है या नहीं। तो ऑल ऑफ द एबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है आपका नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड नन। तो यहाँ पर टी है, टी फॉर ट्रेनिंग, तो आपको दिख ही रहा है, बाकियों में नहीं दिख रहा है तो आप आसानी से कर जाएंगे, बट आपको याद रखना है इसको, नेशनल काउंसिल, ठीक है। सी फॉर ना सेंटर होगा ना कमेटी होगा, काउंसिल याद रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट। आपको समझना नहीं, आपको हर एक ऑप्शंस को स्टडी करना है, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा ये यूनिट ही कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। व्हाट रिकमेंडेशन मेड बाई NCF 2005। तो जो NCF 2005 है, NCF का फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। तो इसका जो रिकमेंडेशन है किसके रिगार्डिंग है? डिस्करेज रोट लर्निंग, यानी कि जो बच्चे रटाफिकेशन कर लेते हैं, मेमोराइज करके चले जाते हैं, उसको ये डिस्करेज करता है, प्रमोट नहीं करता है। दूसरा, मेक एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल, जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसमें। ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ क्लासरूम लर्निंग, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तीनों ही ऑप्शन पॉजिटिव सेंस में आ रहे हैं, तो इसे NCF रिकमेंड करता है, तो ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी 2000 बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो किसको लेकर है? ऑब्जेक्टिव को लेकर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें बोला गया है जो बिहेवियर है वो कितने टर्म में डिवाइडेड है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या ऑल ऑफ द एबव। तो ये याद रखना है आपको, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है बिहेवियर उसमें 3 टर्म्स में डिवाइडेड है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज ये तीनों ही टर्म्स में वो डिवाइड हो चुका है। कॉग्निटिव का मतलब होता है नोइंग से, जानना किसी भी चीज़ को, ठीक है, नोइंग। साइकोमीटर का मतलब, साइकोमोटर का मतलब होता है डूइंग, यानी कि मोशन वर्क से रिलेटेड हो जाता है। अफेक्टिव का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। तो ये टर्म भी आपको याद रखने हैं कि इन टर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो कॉग्निटिव का मतलब नोइंग से हो जाता है, अफेक्टिव का मतलब फीलिंग से हो जाता है, साइकोमोटर का मतलब डूइंग या मूवमेंट से हो जाता है। और जो स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स हैं, कॉग्निटिव आपका 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, अफेक्टिव आपका 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, साइकोमोटर आपका 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 15 है, टर्म नोइंग इज रिलेटेड टू व्हिच फैक्टर ऑफ डोमेन। इन तीनों में से कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में किस में नोइंग टर्म रिलेटेड है? तो आपका आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव, अभी मैंने डिस्कस किया था। इसी तरीके से आपसे फीलिंग का पूछ सकता है तो आपका आंसर अफेक्टिव जाएगा, और अगर आपसे मूवमेंट से पूछता है, मोशन से पूछता है, तो आपका साइकोमोटर पर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझना, ठीक है। इसमें दिया हुआ है जो कॉग्निटिव है ना, तो इसके 6 एक तरीके से कहेंगे कि सीक्वेंस दिए हुए हैं, ऑर्डर दिए, स्टेप्स दिए हुए हैं। तो कॉग्निटिव के 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले होता है नॉलेज आना किसी चीज़ को लेकर, फिर नॉलेज के बाद उसका कॉम्प्रिहेंशन किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस होता है, फिर सिंथेसिस होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है। तो ये स्टेप भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ज़रा इस यूनिट को अच्छे से आप गो थ्रू करिएगा। एक बार आप पढ़ें और उसके बाद आप चैप्टर से जाकर गो थ्रू करिए एक बार, तो बहुत ही जल्दी आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? तो मैंने आपको क्या बोला, 6 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन। तो नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। रिसीविंग, रिकॉर्डिंग, ये इसमें आता नहीं है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ द अफेक्टिव डोमेन।
बोथ ए एंड बी, तो जब ये फर्स्ट सेकंड है ही नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, देन राइट ऑप्शन इज डी। इसके एक सीक्वेंस में याद रखना है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, क्योंकि आपका करेक्ट ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जेक्टिव एज पर साइकोमीटर डोमेन। अगर हम साइकोमीटर डोमेन में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो साइकोमोटर में याद रखना है, यहाँ पर तो आपको ये दो टर्म मूवमेंट दिख रहे हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट, स्किल्ड मूवमेंट, वैल्यूइंग एंड ओनली ए एंड बी। तो यहाँ पर वैल्यूइंग आपका जाता है अफेक्टिव डोमेन के लिए, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी है करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब भी साइकोमोटर आएगा आप हमेशा समझ लेना कि वहाँ पर मूवमेंट की बात होगी, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर ऑप्शन में आपको मूवमेंट कोई भी करके दिया हुआ है तो वहाँ पर साइकोमोटर डोमेन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑब्जेक्टिव एज पर अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में कितने ऑब्जेक्टिव हैं, तो अफेक्टिव के 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉग्निटिव के 6 होते हैं, अफेक्टिव के 5 होते हैं और साइकोमोटर के 6 होते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे आपने देखा कॉग्निटिव के 6 देखे, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, और एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। वैसे ही अब आपको क्या देखना, अफेक्टिव डोमेन के देखने हैं। अफेक्टिव डोमेन में 5 होते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, या वैल्यू कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ये टोटल 5 होते हैं। तो इन 5 में से इसमें देखो क्या क्या है, रिसीविंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया RRVOC, ठीक है। RRV नॉर्मली एक रेलवे का वो होता है और OC का मतलब ये ओपन से समझ लीजिए, ठीक है, RRVOC। तो ऐसे याद रखना है आपको, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यूज और वैल्यू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप एक ऑर्डर में भी याद कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, टीचर्स एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। टीचर क्या है, एज अ फैसिलिटेटर है। तो ये आपको ऑप्शंस गिवन है, बताना है कि इसमें क्या सही सीक्वेंस है। प्लान अहेड, गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी, टीच स्टूडेंट्स हाउ टू यूज क्लासरूम मटेरियल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो टीचर जब फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लान भी करेगा कि आगे आपको कैसी योजना बनानी चाहिए, प्लान अहेड, ठीक है, आगे की योजना बनाने के बारे में आपसे डिस्कस करेगा। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे कि कैसे वो क्लासरूम मटेरियल्स को यूज करें, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सिखाया जाता है, टीचर बताता है जब वो एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब भी गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात हो तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी भी देखा जाता है, रिलायबिलिटी भी देखा जाता है, यूजेबिलिटी भी देखा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, रिलायबल, यूजेबल, ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। देन ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द 3 फेजेज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 3 फेजेज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। 3 फेज पूछे गए हैं किसके, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशंस के। पहला है डेली इवैल्यूएशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट मेकिंग, ओनली BCD। तो यहाँ पर जब भी फेज की बात की जाए किसकी, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन की, तो डेली इवैल्यूएशन इसमें नहीं आता है फेजेज में, केवल 3 फेज होते हैं, इंफॉर्मेशन, डिसीजन एंड जजमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर E इज़ द राइट आंसर बिकॉज इट कंसिडरिंग B, C एंड D, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। एजुकेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें नॉलेज और स्किल्स ट्रांसफर्ड किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं, ऑप्शन है फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू फ्यू पर्सन्स, कुछ लोगों से कुछ लोगों तक, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कुछ लोगों से बहुत लोगों तक, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम अ नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। कोई भी नॉलेज होती है, मान लो मदर का एग्जांपल लेते हैं, तो मदर क्या करती है, बेबी को कैरी करती है, ठीक है, वॉम्ब में, अपनी गर्भ में, तो वो अपनी नॉलेज जो भी चीज़ें होती हैं वो ट्रांसफ़र करती है नेक्स्ट जनरेशन में। इसका मतलब फ्यू पर्सन्स टू नेक्स्ट जनरेशन होगा। बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉम अ जनरेशन टू जनरेशन कर देते हैं, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ द राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, इन एजुकेशन ऐसा कौन सा है, असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, मेजरमेंट है, डायग्नोसिस है, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, मेकिंग इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में कौन सा इसमें से यूज किया जाता है, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड डायग्नोसिस। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, असेसमेंट किया जाता है, तो असेसमेंट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये अकॉर्डिंग मतलब मैंने जो सेट किया है तो उसमें ऑप्शन क्वेश्चन 3 है, बट अभी जो आपकी सीरीज़ चल रही है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 24 है, तो डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग अ सैम्पल अ बिहेवियर इज, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बिहेवियर के सैम्पल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सैम्पल ऑफ बिहेवियर मेजर करता है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर बात की जाए सैम्पल और बिहेवियर तो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, किसी का टेस्ट किया जाता है, सामने से आपने उसका टेस्ट लिया कि उसका बिहेवियर कैसा है आपने देखा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंसेज। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की बात आ गई तो क्वांटिटेटिव वर्ड दिखते ही आपको क्या करना है, मेजरमेंट पर आंसर करना है, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। तो जब भी किसी भी पीपल्स की परफॉर्मेंस को क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस में दिया जाता है तो वो आंसर होता है आपका मेजरमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skills, attitudes and belief to refine program and improve students learning। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का और एम्पेरिकल डाटा नॉलेज का। ठीक है, जिसमें स्किल्स, एटीट्यूड और रिफाइनिंग प्रोग्राम्स के जो बिलीफ हैं या स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट जो इसमें होती है, तो किस में होती है वो, एजुकेशनल असेसमेंट और एजुकेशनल इवैल्यूएशन में, मेजरमेंट में, एग्जामिनेशन में या नन में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा, एजुकेशनल असेसमेंट और एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग एम्पेरिकल डाटा ऑन नॉलेज एंड स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिलीफ। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस इज, लर्निंग में प्रोग्रेस हो रही है, इसमें कौन सा इवैल्यूएशन हेल्प करता है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। तो आपको याद रखना है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, वो हमेशा चलता रहता है, कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, यही प्रोग्रेस के मेजर करता है, मॉनिटर करता है कि कोई भी स्टूडेंट से उसने कितना लर्न किया, ठीक है, कहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि हमेशा चलता रहता है। डायग्नोस्टिक, इसमें देखा जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है, तो उसके लिए रिमेडियल वर्क दिया जाता है उनको। समेटिव जो एनुअल होता है, एंड में होता है, ठीक है, कोई हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट हो गया, एनुअल एग्जाम का, यानी कि जो एंड में रिजल्ट होता है वो होता है समेटिव। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट कैन फोकस ऑन, असेसमेंट किस पर फोकस करता है, द इंडिविजुअल लर्निंग, द लर्निंग कम्युनिटी, द एकेडमिक प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। तो असेसमेंट सब पर फोकस करता है, इंडिविजुअल लर्निंग पर भी फोकस करता है, लर्निंग कम्युनिटी, पीयर ग्रुप है ना, एक ग्रुप में लर्निंग करना, कम्युनिटी की लर्निंग करना, तो ये भी ऑप्शन आता है, एकेडमिक प्रोग्राम में भी फोकस करता है असेसमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Which assessment is carried out at the end of a course of project। मैंने आपको बोला जब भी at the end of a course की बात किया, कोई भी प्रोजेक्ट है आपने दिया, उसके एंड में जो असेसमेंट किया गया, या कोई भी कोर्स है उसके एंड में असेसमेंट किया गया, तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होता है, समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट एट द एंड में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश असेसमेंट इज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग which has a single correction answer। ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिसमें केवल और केवल एक ही करेक्ट आंसर होता है, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, सब्जेक्टिव, नन। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, 4 ऑप्शन होते हैं MCQs वाले, ठीक है, उसमें A B C D, जैसे अभी आपका ये चल रहा है सीक्वेंस। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या होते हैं कि ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें कोई एक सिंगल करेक्ट होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्टिव इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच असेसमेंट डील्स विद द होल डिफिकल्टीज एट द एंड दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो
डील करता है होल डिफ़िकल्टीज़ एट द एंड दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उससे डील कौन करता है, समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, नन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक, बिकॉज समेटिव तो रिजल्ट देता है फाइनली, फॉर्मेटिव इवेल्युएट कर रहा है, असेस कर रहा है डे बाय डे, डायग्नोस्टिक क्या करता है, उस डिफ़िकल्टीज़ को देखता है, उसके साथ डील करता है, डायग्नोज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपके टोटल आई थिंक यहाँ पर 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज़ में होगा, तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आप कितना गेन कर पा रहे हैं। और हिंदी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, तो आप इसको आसानी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।